देखिए लेक्चर 2 में अब हम कंटिन्यूएशन है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर देख रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मुगल स्टेट है, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ वॉर स्टेट। वॉर स्टेट का मतलब हमेशा जंग में रहा है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होनी चाहिए। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री पावर की वजह से ये सरवाइव कर पाता था। एम्परर टॉप पे रहता था और अथॉरिटी जो थी वो पूरी की पूरी मिलिट्री माइट पे चलती थी। मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी यानी आर्मी जनरल्स इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स थे। दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर। ठीक है, तो एम्परर कंट्रोल करता था मुगल के, इसीलिए उसको वॉर स्टेट कहा जाता है। अकबर का मनसबदारी सिस्टम बड़ा पेक्यूलियर है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि 16 सेंचुरी में जब अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो इसमें एक बड़ी खास बात क्या थी कि मिलिट्री के लोग ब्यूरोक्रेटिक अरिस्टोक्रेसी का पार्ट हो गए थे, यानी पॉलिटिकल लीडर्स भी हो चुके थे, एक तरीके से डिसीजन मेकर्स भी थे। हर नोबल एक मनसबदार था, यानी एक मनसबदार एक रैंकिंग सिस्टम थी। एक तरीके से उनको रैंक दी जाती थी। दो तरीके की रैंक होती थी। एक तो उनकी जात होती थी, जो पर्सनल स्टेटस रैंक होती थी। दूसरे सवर होते थे, यानी नंबर ऑफ हॉर्समैन द मनसबदार हैड टू मेंटेन। तो सवर और जात एक तरीके से दो न्यूमेरिकल रैंक सिस्टम था। रैंक होती थी ज़्यादा तो स्टेटस होती थी ज़्यादा। स्टेटस यानी समाज में वैल्यू ज़्यादा और जिम्मेदारी भी ज़्यादा। ठीक है, तो इनकी जो ताकतें होती थी वो इनके मनसब के ऊपर निर्भर करती थी। समझ गए आप हबीबी? आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ मनसबदार्स की बात करें तो पेमेंट कैश में दिया जाता था तो नकदी मनसबदार, जमीन दी जाती थी तो जागीर दिया जाता था। जागीर बहुत कॉमन था, राइट। जागीर रेवेन्यू हैड टू कवर बोथ मनसबदार की पर्सनल सैलरी और सोल्जर्स और हॉर्सेस जो उसको मेंटेन करने हैं। यानी जो जितने घुड़सवार रखेगा, जितने घोड़े रखेगा, जितने ज़्यादा आदमी रखेगा, उसकी उतनी ज़्यादा ताकत होगी। ठीक है, तो और उसको पैसा भी मिलेगा। तो नकदी मनसबदार और जागीर। जागीर दो तरीके की होती थी। तनख्वाह जागीर, तनख्वाह यानी सैलरी के तरीके से जो ट्रांसफ़र की जा सकती थी। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तनख्वाह जागीर क्या है? तनख्वाह जागीर ट्रांसफरेबल जागीर सिस्टम है। दूसरी थी वतन जागीर, जो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती थी। ग्रांटेड टू लोकल राजाज और जमींदार्स टू इंटीग्रेट देम इनटू मुगल सिस्टम। उनको वतन जागीर दिया जाने लगा। ठीक है, जो भी लोग थे उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश चल रही थी। यहाँ पे याद रखेंगे आप, सेंट्रलाइज पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप बन गई एट द एंड। जो भी अपॉइंटमेंट है, प्रमोशन है, डिसमिसल है, जागीर ट्रांसफर है, वो सब एम्परर खुद करता था। मनसबदार की लॉयल्टी एम्परर के लिए परमानेंट होनी चाहिए, किसी नेशन के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी एथनिक आइडेंटिटी के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी रिलीजियस ग्रुप के लिए नहीं होनी चाहिए। ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था मुगलों का लास्ट लास्ट में। यानी लॉयल्टी टू द एम्परर, सबसे एम्परर सब कुछ है, एम्परर सबसे बड़ा है। दैट इज हाउ अकबर एक्सरसाइज्ड पावर। रिजल्ट, सिस्टम एक पेट्रन क्लाइंट पार्ट रिलेशनशिप पे चलता था एम्परर और एलीट में। अब यही सिस्टम लेट मुगल पीरियड में डिक्लाइन करता है, क्योंकि देखिए पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एम्परर पे सब कुछ डिपेंड करता था। रिसोर्स का एक्सपेंशन होना चाहिए, कॉन्क्वेस्ट होने चाहिए, राइट। लेकिन औरंगजेब के बाद किसी तरह का फर्दर कॉन्क्वेस्ट नहीं दिखाई देता है और रिसोर्सेज जो हैं दे स्टार्टेड टू शिंक। और जो एरिस्टोक्रेसी है वो पूरी की पूरी एरिस्टोक्रेसी टूटती हुई नजर आएगी। मुगल एरिस्टोक्रेसी में कौन कौन लोग शामिल थे? अगर मुगल एरिस्टोक्रेसी को देखें तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो मुगल नोबिलिटी वॉज लार्जली मेड ऑफ आउटसाइडर्स। जो पूरे की पर्सन्स थे वो बाहरी लोग थे सेंट्रल एशिया। बट ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम दे वर ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड। एथनो रिलीजियस डिविजन्स भी थे, क्योंकि कोई ईरान का है, कोई अफगानिस्तान का है, कोई डेक्कन का है, राइट। तो तुरानी नोबल्स जो थे टर्किश भाषा बोलते थे और सुन्नी थे। ईरानी नोबल्स भी थे, पर्जिया बोलते थे। ईरान अफगानिस्तान इराक से थे, ये शिया थे। अफगान भी थे, शेखजादे भी थे जो इंडियन मुस्लिम्स थे। हिंदूज भी थे जिसमें राजपूत और मराठास भी थे। तो ये जो पूरी नोबिलिटी है इसमें एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। राजपूत और मराठास को मुगल एरिस्टोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से सम्मिलित किया गया था। डेक्कनी ग्रुप और इम्पैक्ट ऑफ औरंगजेब एक्सपेंशन की बात करें, आपको पता होगा औरंगजेब लास्ट लास्ट में डेक्कन साइड पे साउथ ऑफ इंडिया की तरफ मूव करता है। बीजापुर की कॉन्क्वेस्ट का ईयर 1685 है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बीजापुर 1685, गोलकोंडा 1689,
जो नोबल्स थे उस रीजन के, वो भी मुगल एरिस्टोक्रेसी में आ गए। इससे एक डेक्कनी ग्रुप, साउथ का ग्रुप निकला, जो कि औरंगजेब के लास्ट ईयर्स में काफी एक्टिव था। मराठा और डेक्कनी नोबल्स जब आ गए इसमें, तो अब एरिस्टोक्रेसी की कॉम्पोजिशन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। ये कारण थे, ये इंटरनल कारण थे जिसकी वजह से मुगल कमजोर होता गया। जैसे जैसे उन्होंने बीजापुर लिया 1685 में, गोलकोंडा लिया 1689 में, तो यहाँ के लोग इनका पार्ट बने। अरिस्टोक्रेसी के अंदर इसी वजह से टेंशन भी होने लगी, क्योंकि राइवलरी होने लगी, कंपटीशन होने लगा, और ये धीरे धीरे एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स का कॉन्फ्लिक्ट बदल गया। सुन्नी शिया में डिफरेंस, जेलेसी, दुश्मनी की भावना, और 18वीं सदी में काफी ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेन्स भी थे, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू इनकम है वो बड़ी अजीबो गरीब तरीके से बांटी जाती थी। जागीरदार जो है अल्टीमेटली दे केम इनटू क्राइसिस, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस व्हेन द नंबर ऑफ मनसबदार्स इंक्रीज्ड बट लैंड फॉर जागीर्स रिमेन्ड स्टैग्नेंट और डिक्लाइंड। यानी मनसबदार्स जो हैं वो बढ़ गए, पर जमीन जो है सेम रही और डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाया। Right? About 80% of the revenue was controlled by the Mansabdars. In the mid 17th century, 445 Mansabdars controlled 61% of the empire's revenue. Look at this skewed matrix. कम लोगों के पास कितना सारा पैसा। इसकी वजह से इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट होने लग गए। रेवेन्यू कलेक्शन साउथ में उतना अच्छा था नहीं। मनसबदार्स की बढ़ने की वजह से जागीर जो है वो कम हो गई, यानी वो जमीनें जो दी जा सकती थी, causing many to remain without जागीर्स for many many years. प्राइस राइस होने लगा, इनकम डिमिनिश होने लगी, जिससे फर्दर डिस्ट्रेस हुआ। पर्सनल इनसिक्योरिटी मनसबदार्स के अंदर आ गई, जिसकी वजह से ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स एंड जागीरदारी शॉर्टेजेस। नाउ दिस वाज द जागीरदारी क्राइसिस। Number of mansabdars increased, and Jagir land became less. कंसिक्वेंस ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक स्ट्रेन, जो आपस में तनाव था उसका क्या हुआ? म्यूचुअल राइवलरी की वजह से रिसोर्स कम होने लगे, इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन भी था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स जो है वो कमजोर होने लग गए। राइट, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा नहीं, जंग करने के लिए पैसा नहीं, लाइफस्टाइल के लिए पैसा नहीं। मुगल एम्पायर की जो एरिस्टोक्रेसी है, अब वो इकोनॉमिक क्राइसिस से प्रभावित होने लगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने अब एजर्ट करना, अपना रीजन में अपना कंट्रोल एजर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जागीरदारी क्राइसिस के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये कोई नया मुद्दा नहीं था। राइट, देयर वर गैप्स इन एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ जागीर्स, राइट, एंड व्हाट वाज टू बी एस्टिमेटेड। हमेशा से ये गैप देखा है, मतलब जो जागीर कलेक्ट होनी है, जो ये रेवेन्यू कलेक्ट वर्सेस जो इनको जो रेवेन्यू मिलना था, हमेशा रहता है, बजट का गैप है। लेकिन औरंगजेब की रेन में ये इंटेंसिफाई हो गया, क्योंकि डेक्कन वॉर्स बहुत महंगा पड़ रहा था, और जो खलीसा रॉयल लैंड्स थे उनका मिसमैनेजमेंट था। अब डेक्कन वॉर्स की वजह से जागीरदारी सिस्टम में क्या क्राइसिस आई? डिस्पाइट अ 23% इंक्रीज इन रेवेन्यू आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा, औरंगजेब रीडायरेक्टेड दिस रेवेन्यू टू फंड हिज डेक्कन कैंपेन्स रादर दैन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग द मनसबदार्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इसको रिसोर्स मिसमैनेजमेंट बोला गया है। J.F. Richards suggests that crisis was partly artificial due to wrong policies where the increased resources weren't used effectively. While Satish Chandra argues that Deccan had always been a deficit area, तो वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से मिल नहीं पा रहा था। तो historians are divided, but then you will find that yes, औरंगजेब अपनी डेक्कन जो एक्सपेंशन है उसको गोलकोंडा और बीजापुर के पैसे से, जो उसने 1685 और 1689 में जीता था, right, but that he basically overpowered in 1685 1689 यूज कर रहा था। कंसिक्वेंस क्या हुआ? कंपटीशन नोबल्स के बीच में बढ़ गया, क्योंकि दे वर फाइटिंग नाउ फॉर जागीर्स, जिसकी वजह से पॉलिटिकली टूट गए वो लोग। मुगल कोर्ट जो है टूटा हुआ हो गया। ईरानी ग्रुप असद खान और जुल्फिकर खान के द्वारा, तुरानी ग्रुप गाजी उद्दीन खान फिरोज जंग के द्वारा, और हिंदुस्तानी ग्रुप जिसमें सईद ब्रदर्स थे और लोकल रीजनल लीडर्स आने लग गए। तो ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप और हिंदुस्तानी ग्रुप ये टूट के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को तहस नहस करने लग गए। These groups were driven by personal ties, political alliances and selfish interest, leading to intense politicking but not violent confrontation. As factions जो बढ़ने लगे, इनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा, तो एम्परर और नोबल्स की जो लॉयल्टी थी वो कमजोर होने लगी। The desire to control the distribution of patronage led to further breakdown in unity.
Failure to maintain military standards. Nobles failed to maintain the required number of soldiers and horses for their respective ranks, and corruption in the army started to grow. This led to decline in the Mughal army, weakening of the Mughal army, and also there was no organizational effort, innovation and technological innovation, जिसकी वजह से एम्पायर मराठास के इन्वेजन, शिवाजी के इन्वेजन के लिए वल्नरेबल हो गया। और शिवाजी ने ये करके दिखाया कि मुगल आर्मी इनविंसिबल नहीं है, हराई जा सकती है। नोबल्स बिकेम मोर फोकस्ड ऑन कार्विंग आउट ऑटोनॉमस प्रिंसिपैलिटीज, क्योंकि उनको लगा कि यार जितना बचा सकते हैं अपने लिए बचा लें, जिसकी वजह से एक पावरफुल मुगल एम्पायर जो सेंट्रलाइज्ड था, कंसोलिडेटेड था, वो टूटने लग गया। जो लोकल लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार्स हैं, राइट, आपको पता होगा कि जमींदारी हायरार्की में क्रिएट हो गई थी, जिनका अलग पावर और इन्फ्लुएंस था। तो राजपूत चीफ्स जो हैं उनकी पॉलिटिकल पावर और ऑटोनॉमी फिक्स थी, लेकिन वो मुगल एम्पायर को क्या देते थे, एक फिक्स्ड ट्रिब्यूट देते थे, राइट, जो उनको अब गुजारा नहीं था। मूल गुजारी जमींदार थे, दे हैड मोर इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट राइट्स ओवर लैंड एंड वर ऑफ्टन इन्वॉल्व इन रेवेन्यू कलेक्शन। देयर वर इंटरमीडियरी जमींदार्स जो मिडिलमैन की तरह काम करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, प्राइमरी जमींदार से भी और पीजेंट से भी। जमींदार्स के पास छोटी छोटी अपनी स्मॉल आर्मीज होती थी, और इनकी जो टेरिटरीज होती थी ये किला होते थे बेसिकली, जो उनकी लोकल पावर को स्ट्रेंथन करते थे, राइट। अब क्या है, पीजेंट स्ट्रगल भी इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। मुगल एम्परर के पास एब्सोल्यूट राइट्स थे ओवर इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड विद इन हिज एम्पायर व्हिच वाज कलेक्टेड एज लैंड रेवेन्यू। ये डिबेटेबल है दैट द एम्परर ओल्ड ऑल द लैंड्स, हाउएवर हिज क्लेम टू द रेवेन्यू वाज अनकंटेस्टेड। पैसा जो आएगा वो राजा का ही होगा। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम बिकेम मोर ऑपरेसिव एज टाइम प्रोग्रेस्ड, स्पेशली इन द लेट मुगल पीरियड। जो इरफान हबीब की एनालिसिस कहती है कि मुगल का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो कॉम्प्रोमाइज पर टिका हुआ था, कि पीजेंट वाज अलाउड ओनली टू कीप जो उसके गुजारे के लिए सही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो स्टेट रेवेन्यू की तरह ले जाएगा। जो बड़े पीजेंट्स हैं, राइट, वो इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर लेते थे, लेकिन जो छोटे पीजेंट्स थे उनके पास अपने गुजारे के लिए ही अमाउंट जो प्रोडक्शन है वो बचता नहीं था। अब जब्त सिस्टम और रेवेन्यू डिमांड क्या है, जहां पे डिटेल्ड लैंड सर्वे हुआ था, लैंड सर्वे को क्या कहा जाता था, जब्त सिस्टम, जमीन का एनालिसिस करना, राइट। मुगल वहां पे 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लैंड रेवेन्यू की तरह लेके ही जाते थे, लेकिन ये जो 1/3 है ये फिक्स नहीं था। कुछ एरियाज में आधा लेके जाते थे, कहीं पे 1/3 लेके जाते थे। गुजरात जैसे रीजन में वो 3/4 भी लेके चले जाते थे। A significant portion of the revenue collected from Khalisa lands, which were imperial lands, was sent directly to the imperial treasury, while 80% of the revenue in Aurangzeb's time was given to the Jagirdars. So Jagirdars के पास ये सारा revenue होता था, and obviously they were exploiting a lot. इसकी वजह से पीजेंट्री जो किसान दल है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, स्मॉल लैंड ओनर्स नाराज़ होते हैं, और उसके बाद पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट होते हैं। एज द मुगल एम्पायर एक्सपैंडेड, द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन पीजेंट्स कंपाउंडेड बाय द एक्सेसिव डिमांड्स फ्रॉम जागीरदार्स, ओके, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजल्टेड इन सीरियस इकोनॉमिक स्ट्रेन फॉर रूरल कम्युनिटीज़। अब टाइप्स ऑफ जागीरदार मैंने आपको पहले भी बताया है कि राजपूत चीफ्स, मूल गुजारी जमींदार्स, इंटरमीडियरी जमींदार्स एंड पीजेंट्स, ये लोग इन्वॉल्व थे। अब देखिए इनमें जो टर्मिनोलॉजीज है वो इंपॉर्टेंट है। लार्ज राजपूत चीफ्स राजस्थान के, इनके पास पॉलिटिकल पावर लोकल काफ़ी ज़्यादा थी। ये मुगल ब्यूरोक्रेसी में शामिल थे जब ये पेशकश देते थे, क्या, एक फिक्स पेमेंट्स देते थे, जिसको क्या बोला जाता था, पेशकश, टू द एम्परर इन रिटर्न फॉर देयर ऑटोनॉमी ओवर देयर टेरिटरीज, वतन, इनके टेरिटरीज को वतन बोलते थे। मूल गुजारी जमींदार जो प्राइमरी जमींदार थे, इनके पास अपना खुद का अधिकार था जमीन पे। इन एक्सचेंज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फॉर पीजेंट्स दे ऑफ्टन रिसीव्ड ननकार, यानी रेवेन्यू फ्री लैंड, नन कर, जहां पे कर नहीं है। दे वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन इन द एरियाज। फिर इंटरमीडियरी जमींदार है, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम अपने जमीन भी और प्राइमरी जमींदार से भी अंडर देम। दे ऑपरेटेड एज मिडिल मैन इन द रेवेन्यू प्रोसेस। नाउ प्राइमरी जमींदार के ऊपर थे इंटरमीडियरी जमींदार, पीजेंट्स, दे वर क्लासिफाइड इनटू खुद कष्ट, जिनके पास ऑक्यूपेंसी राइट अपनी जमीन है, और पही कष्ट, दोज हु वर वैग्रेंट पीजेंट्स, काम पैसे के लिए काम करते हैं। दे फॉर्म द बेस ऑफ एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर। खुद कष्ट और पही कष्ट ये जो हैं ये एग्रीकल्चर हैं बेसिकली, जिनको हम कह सकते हैं किसान थे उस टाइम के। खुद कष्ट लें खुद की जमीन, और परी कष्ट लें पराये की जमीन। खुद कष्ट के पास स्टेबिलिटी थी, राइट्स टू द लैंड थे, बल्कि पही कष्ट जो थे, राइट, दे हैड टू मूव बेसिकली। अब जमींदार और पीजेंट्स की रिलेशनशिप की बात करें तो
मेनली क्या है, कम्युनिटी टाइज, एक ही जात के हैं, एक ही वर्ण के हैं, इस तरह की बातें होती थी, कास्ट, क्लैन और रिलीजन की. This gives zamindars a significant source of power and influence over local population. Many zamindars also maintained small armies and forts which allowed them to exert military power in their territories. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटीरियरली हेविली रिलायंट था कॉपरेशन ऑफ जमींदार्स पे. रेवेन्यू कलेक्शन इन पे डिपेंडेंट था, लॉ एंड ऑर्डर इन पे डिपेंडेंट था, यूनिटी इन पे डिपेंडेंट थी. अकबर के टाइम पे मुगलों ने कोशिश करी थी कि ज़मींदार्स को सेंट्रल गवर्नेंस सिस्टम पे ले आएं कोलैबोरेटर्स की तरह, लेकिन ये जो मॉडल है ये वीक होने लगा औरंगज़ेब की डेथ के बाद, और जब सक्सेशन वॉर स्टार्ट हुए 1707 से लेके 1708 के बीच में. ज़मींदार की जो लॉयल्टी है वो भी शिफ्ट होने लगी. मुगल सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर हुई, ज़मींदार इंडिपेंडेंस मांगने लग गए और मुगलों को रेवेन्यू देने से मना कर दिया. लोकल रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगा सेंट्रल कंट्रोल के प्रति. डेक्कन और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता था, जहाँ पे ज़मींदार्स और पीसेंट्स मुगल रूलर्स के साथ दे वर बेसिकली कमिंग टुगेदर अगेंस्ट मुगल रूलर्स. इसका इम्प्लीकेशन क्या था? द लॉयल्टी ऑफ द ज़मींदार्स was important, which was not there, and that ultimately led to fragmentation. Central authority weakened, local zamindars started to have more power, and this ultimately led to decline of Mughal Empire and regional autonomous kingdoms started to emerge out of 18th century. Now this period is known as the gradual shift of power away from Mughal central government to regional based political and economic structures. Along with this, you will find that there were zamindari revolts in the Deccan. बहादुर शाह के आखिरी टाइम पे ज़मींदार जो डेक्कन के हैं, जो प्राइमरी और इंटरमीडिएट थे, वो मुगल स्टेट के खिलाफ चले गए. राइट. जागीरदारों का ऑपरेशन हो रहा था, जागीरदार्स वर बीइंग सप्रेस्ड, इकोनॉमिक प्रेशर था किसानों पे. जो पीजेंट्स थे वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे लैंड रेवेन्यू के फेवर में, एंड दे केम इन फेवर ऑफ द जमींदार्स. और जमींदार्स को उन्होंने बोला कि देखो भाई, हम लोग एक ही जात के, एक ही धर्म के हैं, मुगलों का सपोर्ट मत करो. जो जागीरदार्स जो है वो मुगल ऑफिशियल्स थे, जिनको लैंड असाइनमेंट्स दिए जाते थे, जहाँ से ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे. लेकिन मुगल पॉलिसी ऑफ रोटेशन और ट्रांसफ़र की वजह से ये जागीरदार्स ट्रांसफ़र होते गए अलग अलग रीजन्स में. दिस सिस्टम प्रिवेंटेड देम फ्रॉम फॉर्मिंग लॉन्ग टर्म कनेक्शंस टू देयर एस्टेट्स एंड लोकल पॉपुलेशंस. इरफान अभी भी 1965 में बोला है कि जागीरदार्स अपनी पोजीशंस को एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरा जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है, अब जितना निचोड़ सकते हो नोच लो. उनका ज़मीन से कोई परमानेंट अटैचमेंट नहीं था, जितना ज़्यादा रेवेन्यू निकाल सकते थे वो निकाल लेते थे अपने शॉर्ट टेन्योर्स में. उनको किसान के वेलबींग से कोई मतलब नहीं था. राइट. एंड जागीरदारीज ऑपरेसिव टेंडेंसीज वर समवॉट केप्ट इन चेक जब इंपीरियल सुपरविजन था. लेकिन सुपरविजन जब कमज़ोर हुआ 18वीं सदी में, तो फिर क्या होने लगा, औरंगज़ेब, जागीरदार्स क्या होने लगे, ये जागीरदार एक साथ आने लग गए, लोकल पावर एक्ट करने लग गए, और पीजेंट्री को और बुरी तरीके से परेशान, यानी किसानों को और बुरी तरीके से परेशान करने लगे. औरंगजेब को ये बात तो पता नहीं थी. As a supervisory system collapsed, many जागीरदार्स defied their imperial transfers and established local power bases. कहीं दूसरी जगह जाने से मना कर दिया. गोलकोंडा, जिसको मुगल्स ने सब्जुगेट किया था, यहाँ पे ये ट्रेंड प्रोमिनेंटली देखा गया. कुछ जागीरदार उस रीजन के कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे मराठा सरदारों के साथ. उनको बोल रहे थे कि जितना ले सकते हो ले लो, allowing them to maximize their extraction from the province. This led to a system where revenue officials, जिनको अमील कहते थे, revenue officials were अमील, would also exploit the peasants, extorting advances and excessive amounts from them. अब इजारा सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है. देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. टू एड्रेस द टर्बुलेंट कंडीशंस इन द रीजन्स जहाँ पे जागीरदार्स की वी आर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड, अब उन्होंने इजारादारी सिस्टम बना दिया. इस सिस्टम के अंदर द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू वॉज फार्म्ड आउट टू द हाइएस्ट बिडर, एसेंशियली अ प्राइवेटाइज फॉर्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. द रेवेन्यू फार्मर्स, इजारादार, demanded more than the actual tax burden of the peasants, placing greater economic pressure on them. The peasant burden thus increased as the ijaradara sought to extract as much revenue as possible from local population, often leading to abusive practices and corruption. इजारादारी सिस्टम, इजारा सिस्टम, इसकी वजह से मुगल कंट्रोल जो है कुछ रीजन्स में काफ़ी बुरी तरीके से तहस नहस हुआ. लोकल ज़मींदार और जागीरदार कंट्रोल लेते चले गए. अब मुगलों के लिए मुश्किल हो गया था कि वो डेक्कन से लेके दिल्ली तक कंट्रोल कर पाए, एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल अथॉरिटी हो नहीं था. बहादुर शाह के फाइनल ईयर्स में मुगल सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रगल्ड टू मेंटेन कंट्रोल. एज अ रिजल्ट, रीजनल रिबेलियंस,
autonomous kingdoms became prevalent, significant signaling the further decline of Mughal Empire. The shifting dynamics of revenue collection, local governance played a key role in political fragmentation. 18th century was characterized by the rise of regional states such as Marathas, Rajputs and Sikhs, and later on these regional kingdoms challenged the Mughal authority. Well, there is more into this particular lecture. As you can see, we are going to discuss some of the important questions here. So kindly stay in the video. Peasant resistance, you know it. Mughal army became less effective there, and zamindars collaborated with peasants. Political assertion, revolts can be viewed as either reaction against centralization or a defiance of Aurangzeb's religious policies, but the latter is unlikely given his later attempts at liberalism towards Hindus. So Aurangzeb last में was very liberal towards Hindus, लेकिन वो last में हुआ. People were already very aggressive and angry on Aurangzeb, and this led to ultimately decline of the empire. So, which of the following statements about the Mughal aristocracy is correct? That Turani nobles were mostly Shia, Irani nobles were mostly Sunnis. Mughal aristocracy was divided into several ethno-religious groups, including Turanis, Iranis, Afghans, and Hindus. Rajputs and Marathas were incorporated into the Mughal aristocracy due to religious considerations. Well, the correct answer would be third. The primary reason for the incorporation of Rajput Marathas into Mughal aristocracy was to promote religious harmony. No, basically to fulfill political needs of the empire. Okay, the term Deccani group refers to the nobles absorbed into the Mughal aristocracy after the conquest of which kingdoms? And that Golconda and Bijapur. Which of the following was a result of the economic crisis in the 18th century Mughal Empire? And that led to that there were many mansabdars. Jagirdari crisis में क्या हुआ? There were many mansabdars without jagirs, many without lands for many years. The term Jagirdari crisis in the context of the Mughal Empire refers to the increase in the number of mansabdars with insufficient jagirs to support them. Which group among the Mughal aristocracy was primarily composed of nobles from Persian-speaking regions? Marathas, Turanis, Afghans, or Iranis? And the answer is Iranis. The religious divide between Turanis and Iranis within the Mughal aristocracy was primarily based on the rivalry between Sunni and Shia Muslims. Which Mughal emperor rule marked the incorporation of the Deccani and Maratha nobles into the empire's aristocracy? And the answer is Aurangzeb. Okay, the growing economic disparity within the Mughal aristocracy in the 18th century was largely caused by, and this is due to the uneven distribution of land revenue. The Jagirdari crisis had a major impact on the Mughal aristocracy. Which of the following was not a consequence of his crisis? And Jagirdari crisis basically increased personal insecurity, frequent transfer of jagirs, diminished revenue. However, the aristocracy was not stable. Previous year question from UPSC 2000, where you will find list 1 and list 2. There are 4 statements, 4 systems. Land allotted to big feudal landlords, land allotted to revenue farmers or rent collectors, land allotted to each peasant with the right to sublet, mortgage, transfer, gift or sell, revenue settlements made at village level, Jagirdari system, Rohitwari system, Mehelwari system and Zamindari system. And what is the correct answer? The correct answer is A. Okay, the correct answer is A. So we'll try to match it and understand. Land allotted to big feudal landlords, Jagirdari system. Land allotted to revenue farmers or rent collectors, Zamindari system. Land allotted to peasants with right to sublet, mortgage, transfer, gift or sell, Ryotwari system, Ryot Kisan. Revenue settlements made at village level, Mahalwari system, Mahal. Revenue settlements made at village level. Important PYQ मार्गदर्शन है ये आपके लिए, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. That is what we have done. So you can read, take a screenshot and write it down. Next question. Which of the following is not a feature of the Government of India Act 1935? थोड़ा सा ये मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी अपने को आ रहा है. Critically analyze whether the success of the Mughal is to be credited to their robust Jagirdari and Mansabdari system. Now, critically analyze. Obviously, you have to go against this particular statement. So, Mansabdari system was introduced by Akbar, which was a military and administrative ranking system that assigned mansabs to officers. Right? They were responsible to keep a number of cavalry, were remunerated through jagirs. The system helped in centralizing the administration. However, over time, the system faced challenges. There was a Jagirdari crisis. The number of mansabdars increased, and jagirs, became short, causing competition.
There was insecurity of tenure also because the transfers of Jagirs led to led to a lack of attachment of land and its people, and they were basically very corrupt and exploiting the peasantry. Despite these challenges, the system played a crucial role in the 16th to 17th century. However, this could not sustain in the 18th century, and that is how we could have created that answer. Again, next question is in 2018, where they had asked the impact of Ryotwari system on the agrarian economy of India. So, Ryotwari system again will settle later on because it was introduced by Thomas Munro, and that is a very different system that we have to study. Who introduced the Mansabdari system? Akbar introduced the Mansabdari system. The revenue system introduced by Raja Todar Mal during Akbar's reign is also known as Zapti system. Raja Todar Mal Zapti system. Okay. In the Mughal administrative hierarchy, the Diwan was primarily responsible for revenue and finance. The Mughal emperor's private audience hall where he met nobles and discussed state is Diwan-e-Khas. Which Mughal ruler is credited with introducing the policy of Sulh-e-Kul, yani universal tolerance? Again, that is Akbar. The Mughal military rank and salary system was based on Mansabdari system. Okay, that is what you will remember. Office of Mir Bakshi in the Mughal administration was responsible for military recruitment and intelligence. Which of the following was not a feature of the Mughal judicial system? Qazi was the chief Islamic judge. Mutasib supervised market and public morality. Zamindars acted as judges in all criminal cases. Well, you see, this was not there. They were only going to collect tax. Mutasib was who supervised market and public morality. Emperor was the supreme judicial authority. Qazi was a chief Islamic judge. Okay, the term Jagir in Mughal administration refers to a land grant which is in lieu of salary. Who among the following Mughal emperors rulers face the challenge of Maratha expansion, and that is, Aurangzeb is the correct answer. Well, there are other prelims oriented questions which have been asked in UPSC, so we are going to cover that as well. Who among the following Mughal emperor is described in Sanskrit text as Sarvadesha Vrittant Sangraha? Sarvadesha Vrittant Sangraha, that is for Akbar. The Ain-e Dasala was basically what? The Ain-e Dasala was a land revenue system. Okay, which of the following was not among the 12 ordinance of Jahangir, and that is confiscation of Madad-e-Mash lands, abolition. अभी medieval history के questions हैं. In the Mughal land revenue administration, the term mahsul refers to expected revenue. The officers Diwane Bayutat under Akbar was concerned with public works and charitable endowments. Okay, and there are other questions. Critically analyze whether the success of the Mughals is to be credited to their robust Jagirdari and Ansardari system. I've already told you. There are other examinations of UPSC conducted by UPSC where they have asked questions with respect to Mughal and everything. So we will going to lead that also. Who among the following was the first Englishman to appear in Mughal court during Jahangir's reign? जहांगीर के reign में कौन वो अंग्रेज है जो आया था? उसका नाम है विलियम हॉकिंस. William Hawkins came during Jahangir's reign. During the Mughal Empire, revenue-free grants given for charitable purposes were called Madad-e-Mash. ठीक है, Madad-e-Mash. Consider the following statements regarding Vakil during the Mughal Empire. He was responsible for making policy. He was able to appoint and dismiss officials. He was the controller of both revenue and military operations. And the answer is that Vakil was everything. He was revenue and military affairs. He could appoint and dismiss officials at all levels. He was responsible for also making policy. Vakil का काम सारा रहता था. Which one of the following statements about religious policies of Mughals kings is not correct? The Aurangzeb promoted religious tolerance and abolished? No. Not all Mughal emperors gave grants for buildings and maintenance of places. This is correct. Akbar issued instructions to his officers to follow the policy of religious tolerance, Sulh-e-Kul. That's correct. The tax on pilgrimage was abolished in 1563, and the jizya tax on non-Muslim subjects was abolished in 1564. Again done by Akbar. That's also correct. NDMA, which of the following is known as the most significant architectural achievement of Shah Jahan, and that is the construction of Taj Mahal. Which battle led to the establishment of the Mughal Empire in India? This is the first battle of Panipat. Well, all the very best. Kindly stay tuned to the channel. I'll see you guys in the next lecture.